चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट वाज अवर 6th लेक्चर, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे VCRS के, जो कंपैरेटिवली सिंपल थे। और आपके सिलेबस में आप देखोगे थर्मल इंजीनियरिंग 2 के, तो उसमें भी मेंशन है कि आपको VCRS के न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली सिंपल होने चाहिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स मेंशन है। तो जो लास्ट टाइम किए मोस्टली उसी लेवल के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आते हैं, GTU एग्जाम में। बट फिर भी एक हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस वो का वही है, सिर्फ एक फार्मूला ऐड होता है, वो न्यूमेरिकल हम इसमें देख लेते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। A theoretical VCR system works between -7 and 27. The vapor is dry and saturated at the end of reversible adiabatic compression. मतलब कंप्रेशन के बाद ड्राई एंड सैचुरेटेड है, इट मीन्स इनिशियली वो क्या होगा, वेट होगा। देखिए हम इसका डायग्राम देखते हैं। इनिशियली दैट इज 1, सेक्शन 1 पे जो हो रहा है वेट है, 2 पे ड्राई एंड सैचुरेटेड है कंप्रेस होने के बाद। एज्यूमिंग नो अंडर कूलिंग, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कुछ भी दिया हुआ नहीं हो आपको अंडर कूलिंग एज्यूम नहीं करना है। एंड इवोपरेशन बाय थ्रोटल वाल्व। डिटरमाइन COP, पावर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस टू रिमूव 3 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ हीट। मतलब जो कूलिंग मिल रही है हमें 1 सेकेंड में, दैट इज 3 किलो जूल ऑफ हीट इज बीइंग रिमूव पर सेकेंड। तो उसके लिए आपको कितना पावर लगेगा। प्रॉपर्टीज दी हुई है रेफ्रिजरेंट की, ये टेबल मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने अच्छे से सारे टेबल्स एक्सप्लेन किए हैं, किस तरह से ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी सीधा मैं वैल्यूज़ यूज़ करूँगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो गिवन डेटा, टेम्परेचर दिया हुआ है 273, -7 क्योंकि -7 सेंटीग्रेड में है, दैट विल बी 266 केल्विन। T2 और T3 दोनों सेम होगा, दैट विल बी 273 + 27 300 K। नाउ हीट रिमूव पर सेकेंड इज 3 किलो जूल पर सेकेंड। इन शॉर्ट हमें इस तरह का सिस्टम बनाना है जो 3 किलो जूल पर सेकेंड हीट रिमूव करे। उसका COP क्या होगा, मास फ्लो रेट क्या होगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द प्रॉपर्टी टेबल से आपको सीधी वैल्यूज लेनी है। H2 और H3 फाइंड आउट करना है। H2 होगा अपना ड्राई एंड सैचुरेटेड से, सीधा टेबल से मिल जाएगा, दोनों वैल्यूज को ऐड किया हुआ है। Hg और HFG को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में। सो नाउ H3, दिस पॉइंट इज 3 सैचुरेटेड लिक्विड, तो सीधा HF दैट विल बी 115। ये टेबल से ली है सारी वैल्यूज, किस तरह से ली हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, सो वी आर जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। नाउ दिस विल बी द डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर कंप्रेशन ड्राई एंड सैचुरेटेड। यहाँ पे सब कूलिंग कुछ भी दिया नहीं है, एज्यूम भी नहीं करना है, अगर नहीं दिया है तो 3 पॉइंट विल बी ऑन दिस लाइन होंगी। सो यहाँ से कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस 3 to 4 इज अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, दैट इज H3 is H4। नाउ COP is refrigerating effect upon work of compressor, that is H1 minus H4, this is refrigerating effect upon H2 minus H1। अभी हमें ये सारी एंथैल्पीज फाइंड आउट करनी है इन शॉर्ट। सो एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 पॉइंट का, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया है। S2 is equal to S1, क्योंकि ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। एज यू कैन सी दिस इज TS डायग्राम, 1 to 2 इज अ वर्टिकल लाइन, सो S1 is equal to S2। इक्वेशन पुटअप करो, S1 is equal to SF1 plus X SFG, फॉर्मूलाज जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। सो सारी वैल्यूज टेबल से लेनी है, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, दैट विल बी X1। सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, X1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें मिलेगी 0.91। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल दी एंथैल्पीज। H1 is equal to HF1 plus X HFG, ऑलरेडी एंथैल्पी के फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये आपको मिल जाएगी, X का यूज़ करके ये सारी वैल्यूज आपको टेबल से लेनी है, HFG और HF1 की। यू विल गेट H1 is equal to 1151.18 किलो जूल पर kg। अब यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम मास फ्लो रेट फाइंड करने वाले हैं। H1 is this much किलो जूल पर kg। नाउ COP इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी देखी थी, इसमें सारी वैल्यूज सिर्फ हम पुटअप कर रहे हैं। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल रहा है 7.57। हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड इज 3 किलो जूल पर सेकेंड। हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इतनी मिलनी चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो 3 किलो जूल पर सेकेंड हीट रिमूव करे, इट मीन्स
उसकी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी 3 किलो जूल पर सेकेंड होनी चाहिए. सो नाउ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की फॉर्मूला क्या है? दिस इज ओनली द एडिशनल पार्ट. अभी तक जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए थे सारे किसमें किए थे? पर केजी में. हमें मास फ्लो रेट से कोई रिलेशन नहीं था, बट यहाँ पे हीट का रेट दे रखा है, हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का रेट दे रखा है, दिस इज 3 किलो जूल पर सेकेंड, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज एम डॉट. डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे डॉट है, ध्यान से देखिए. डॉट मतलब पर सेकेंड का मास फ्लो रेट. इफ इट इज ओनली एम देन इट इज simply kg, but when it is m dot then it is kg per second or kg per minute, whatever the equation may be. So now refrigerating effect is m dot h1 minus h4. h1 minus h4 as we already discussed, this is refrigerating effect. So यहाँ पे इस इक्वेशन में सारी एंथैल्पी हमारे पास है. refrigerating effect is given, so we can find out m dot. सो हमारा एम डॉट आ रहा है 0.174 kg पर मिनट. अब हमने एम डॉट क्यों फाइंड आउट किया? हमें एग्जाम्पल में क्या पूछा है? देखो दो चीज़ें पूछी है, एक तो COP और पावर रिक्वायर्ड. एम डॉट तो पूछा नहीं है, COP हमने फाइंड आउट कर लिया, बट पावर रिक्वायर्ड ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द मास फ्लो रेट. आपको 1 kg पर सेकेंड मास फ्लो रेट हैंडल करना है या 100 kg पर सेकेंड मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट. तो ऑब्वियसली उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका मास फ्लो रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावर लगेगा कंप्रेसर में उसको कंप्रेस करने के लिए. सो दैट इज़ वाई अगेन वी फाइंड आउट मास फ्लो रेट 0.174 kg पर मिनट. नाउ वर्क डन बाय कंप्रेसर. नाउ दिस वर्क डन बाय कंप्रेसर इज m डॉट h2 माइनस h1. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मास फ्लो रेट आएगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा. ये क्या है? अभी तक हम पिछले एग्जांपल्स में क्या किए थे? ओनली h2 माइनस h1 किलो जूल पर kg, मतलब हम पर kg में चल रहे थे. अभी हम किस में चल रहे हैं? पर्टिकुलर हमारे पास मास फ्लो रेट आ गया है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं दैट इज़ किलो जूल पर सेकेंड, WC. सो यहाँ पे टेबल दे रखा है, उसमें भी किलो जूल में ही सारी वैल्यूज दे रखी हैं. सो वी आर जस्ट यूजिंग देम ओनली. और यहाँ पे जो WC है उसमें हमने फाइंड आउट किया m डॉट इंटू h2 माइनस h1, सारी वैल्यूज पुटअप की एंड देन वी गॉट 0.3917 किलो जूल पर सेकेंड. यूनिट्स का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज WC kg पर सेकेंड में रखना है. सी 2.10 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, नहीं कि kg पर मिनट वाला. तभी आपको यहाँ पे किलो जूल पर सेकेंड में मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? पूरा कैलकुलेशन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का 3 किलो जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, उसी में किया है. सो यहाँ पे सब कुछ आपको किलो जूल पर सेकेंड में ही लेके चलना है. यहाँ पे किलो जूल पर मिनट वाला फ्लो रेट रख दिया तो कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा. सो नाउ दिस WC इज 0.397 किलो वाट. अभी आपको मेनली चेंजेस कहाँ पे आए हैं? सिर्फ ये एक फॉर्मूला नया ऐड हुआ है, दैट इज रेफ्रिजरेटिंग फ्रीज m डॉट h1 माइनस h4 और वर्क फॉर कंप्रेसर इज m डॉट h2 माइनस h1. अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है? WC पूछा है. उल्टा कर सकते हैं, हमें वर्क ऑफ कंप्रेसर दे देंगे, COP फाइंड आउट करो और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट करो कि एक सेकेंड में कितनी हीट रिमूव हो रही है. सो बेसिकली बाकी के सारे एग्जाम्पल्स में कुछ न कुछ इसी तरह से किया गया है कि आपको यहाँ पर WC पूछा था, रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट दिया हुआ था. नेक्स्ट एग्जांपल में ये हो सकता है कि रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट पूछा हो और वर्क ऑफ कंप्रेसर आपको दिया हुआ हो, COP दिया हुआ हो, ये भी हो सकता है. बाकी की दो चीज़ें फाइंड आउट करनी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज़. बाकी फॉर्मूलाज यही यूज़ होने हैं. सो बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी देख के कर सकते हैं. बाकी प्रोसीजर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. अप टू COP जो हमने ऑलरेडी किया है वही है, सिर्फ इतना सा पार्ट ऐड हो रहा है. अभी इन तीन, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, WC, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड m डॉट और COP. ये 3-4 वेरिएबल्स, इसमें कुछ दिया है, कुछ फाइंड आउट करना है, बट इक्वेशंस यही यूज़ होनी है सारी में. सो मैं वापस सारे एग्जांपल्स कवर अप नहीं कर रहा हूँ. आप खुद से भी कर सकते हैं बाकी के एग्जांपल्स, और भी कुछ क्वेरीज हो तो विल लुक इनटू दैट. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्रेसर्स वाला पर. अभी यहाँ पर हमने सारा VCRS का
न्यूमेरिकल्स वर्किंग वो सब कुछ हमने देख लिया है। VCRS वर्किंग में हमने देखे थे मेनली 4 कंपोनेंट्स थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस, ये 4 कंपोनेंट्स थे। अब हम उनके थोड़े थोड़े डिटेल्स में जाएंगे कि किस तरह से कौन सा कंपोनेंट होता है और क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर में आप देखिए सबसे पहले 2 हैं पैरामीटर्स जहाँ पे उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट जनरली वी यूज द टर्म डायनेमिक। एक्शियल फ्लो एंड सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर, ये सब हम क्लासिफिकेशन सिर्फ देख रहे हैं, अंदर हम डिटेल्स में सबके जाएंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली आप एयर को फोर्स कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं एक एनक्लोज्ड स्पेस में। एक एनक्लोज स्पेस है जहाँ से एयर का कहीं भी और जाने का चांस नहीं है, देन वी कैन कॉल इट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और डायनामिक में क्या है, हम आप उसको एक तरह से, जैसे अपना फैन है वो एनक्लोज स्पेस में काम नहीं कर रहा है, वो हवा है आसपास, उसके पास जगह है इधर उधर जाने की। सो दैट इज़ वाई अपना जो फैन है दैट कैन बी कॉल्ड अ डायनामिक काइंड ऑफ कंप्रेसर, जो फ्रीली एयर वहाँ पे मूव कर सकती है, वो सिर्फ उसके मोशन के बेसिस पे काम कर रहा है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट डायनामिक ऑल्सो, डायनामिक। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक एनक्लोज स्पेस है जहाँ पे हवा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इधर उधर जाने का, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आएगा आपका रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, 2 टाइप के। रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम टाइप। हम आगे देखेंगे सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। तो आप लोगों ने जो कंप्रेसर, आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा होगा आपके FMHM सब्जेक्ट में, उसमें आपको ये सब कुछ आया हुआ होगा। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग क्या होता है। वन साइड ऑफ पिस्टन इज वर्किंग सिंगल एक्टिंग, बोथ साइड ऑफ पिस्टन आर वर्किंग डबल एक्टिंग। रोटरी कंप्रेसर में वेन कंप्रेसर, लोब कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, लिक्विड रिंग एंड स्क्रू कंप्रेसर। ये सब हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। अब जाते हैं हम 1 बाय 1 इनके डिटेल्स में। सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केसेस में आपके आते हैं, एक तो ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर जो जनरली होते हैं आप जहाँ पे किसी भी तरह का केसिंग नहीं देखने को मिलता है आपको। एक मोटर लगी होगी वो अलग से फ्रीली आपको दिख रही होगी, और एक दूसरी आपका कंप्रेसर लगा हुआ होगा वो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो दैट इज ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर। नाउ नेक्स्ट इज सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर और सेमी हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, और सिंपली वी कैन ऑल्सो कॉल इट सेमी सील्ड कंप्रेसर। यहाँ जो ये आप फिगर दिख रही है जो आपको, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सील्ड कंप्रेसर। सेमी सील्ड कंप्रेसर में बेसिकली क्या होता है, एक केसिंग है जिसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वहाँ पर कंप्रेसर के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये जो राइट साइड का पोर्शन है वहाँ पे आपकी मोटर लगी हुई है। एक ही केसिंग के अंदर दोनों इक्विपमेंट्स हैं और काम करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा एनिमेशन, देखिए अभी ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग जहाँ से मोटर चलती है, और वो एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है। कहाँ पे, ये जो कॉमन शाफ्ट जा रहा है, देखिए ये है आपका कंप्रेसर। सो दिस इज योर कंप्रेसर जहाँ से आपका कंप्रेशन ऑफ एयर होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन आपको। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो पढ़ा है आपने FMHM में, एग्जैक्टली दैट। आप सिर्फ पानी की जगह क्या रख रहे हो, हवा रख रहे हो, सक्शन करना, उसको फोर्स करके कंप्रेस करना, उसका प्रेशर बढ़ाना। दिस इज द सिंपल वर्किंग। बस आपको टाइप्स देखने हैं। सेमी सील्ड में एक ही केसिंग में दोनों इक्विपमेंट्स होंगे, यहाँ पर मोटर, यहाँ पर कंप्रेसर, दोनों का शाफ्ट कॉमन रहेगा। दिस इज ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेमी सील्ड कंप्रेसर में आपका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा। नाउ लेट अस सी फुल्ली सील्ड, और वी जनरली कॉल इट हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, जो आपने घर पे देखा होगा। लेफ्ट साइड बॉटम पे जो दिख रहा है ब्लैक कलर का डब्बा जैसा, दिस इज अ कम्प्लीटली सील्ड कंप्रेसर। जो भी इक्विपमेंट्स हैं, कूलिंग है, लुब्रिकेशन है, सब कुछ इसके अंदर रहता है। ये जनरली घर में यूज़ होता है, जो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो मोस्टली जगहों पे यही यूज़ होता है, बिकॉज इन दिस केस योर इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग इज सेफ इनसाइड दिस सीलिंग और केसिंग वी कॉल इट। ये जो भी जिस तरह अच्छे से इसको सील किया हुआ है कि किसी भी तरह से इस पर कोई डैमेज ना हो, कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो, करोजन ना हो फॉर एग्जांपल। सो ये सील्ड रहता है कम्प्लीटली।
मॉइस्चर अंदर नहीं जा सकेगा, हवा भी नहीं जा सकेगी। और अगर आपको इसको रिपेयर भी करना है तो इट टेक्स सम एफर्ट। आप इजीली इसको खोल भी नहीं सकते हो। खुल सकता है डेफिनेटली, बट इट टेक्स सम एफर्ट। यहाँ पे नट बोल्ट्स वगैरह सीलिंग अच्छे से किया हुआ होता है। सो लेट्स सी, ये जो लेफ्ट साइड का जो बॉटम पार्ट में दिख रहा है आपको, दिस इज hermetically सील्ड कंप्रेसर विच इज कम्प्लीटली सील्ड। काम कैसे करता है वो देख लेते हैं हम। होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही, नथिंग न्यू, ओनली द अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वी आर जस्ट स्किपिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे आपको देखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। Now that is going to come. So now this is the part. पूरे सीलिंग या केसिंग के अंदर की साइड आपको इस तरह से एक वर्टिकल मोटर रखी हुई होगी। दिस शाफ्ट जहाँ पे कर्सर अभी चल रहा है मेरा, दिस इज द मोटर शाफ्ट। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर कंप्रेसर पार्ट। So this is your shaft and this is your compressor. देखो ये रोटेट कर रही है मोटर और ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर रही है। ये जो क्रैंक शाफ्ट वाला अपना अरेंजमेंट जो इंजन्स में सब में यूज होता है, आईसी इंजन में भी आपने देखा होगा ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट। तो पिस्टन का मूवमेंट आपको दिख रहा है किस तरह से हो रहा है, टू एंड फ्रो। ये जो मोशन है इससे आपकी एयर यहाँ पे कंप्रेस हो रही है और ये पूरा का पूरा सील्ड रहता है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ ग्लास मॉडल। यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये जो ऊपर का सीलिंग है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली ये काम किस तरह से करता है। सी ग्लास मॉडल में आपको अच्छे से क्लियरली सब कुछ दिख जाएगा। सो दिस इज़ द ग्लास मॉडल ऑफ द सेम। ऊपर का जो डोम है उसको ग्लास का बनाया है ताकि आप अंदर से देख सकें कि काम किस तरह से हो रहा है। सो दिस इज रोटेटिंग एंड दिस इज रेसिप्रोकेटिंग। यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है और ये जो है लगभग 3000 आरपीएम के आसपास इसकी स्पीड रहती है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना क्विकली रोटेट होता होगा 3000 आरपीएम पे। क्लियर? सो दिस इज योर hermetically सील्ड कंप्रेसर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सारे इक्विपमेंट्स इसके एक साथ अंदर ही फिट होते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इसके वर्किंग में ना आए। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नाउ विल शिफ्ट टू रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में आपका सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर और लोब कंप्रेसर जिसको कहते हैं। सो ये जो शेप है यहाँ पे, दिस शेप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड अ लोब, इसीलिए इसको कहते हैं लोब कंप्रेसर। अब इसका मोशन ध्यान से देखिए, यहाँ से लो प्रेशर एयर आ रही है। इनके एरोस देखिए, जो वाइट कलर के एरोस है, देव्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर मोशन। यहाँ पे आया, यहाँ पे फंस गया और इस जगह पे निकला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ये लो प्रेशर एयर आई, इस जगह पे एंट्रैप हो गई और एंट्रैप होके यहीं पे इसको जगह मिली निकलने की। क्लियर? उसी तरह से नीचे की तरफ, दोनों तरफ से ये लो प्रेशर इनलेट हुई और इस जगह में फंस गई। ये जो स्पेस है वहाँ पे फंस गया और यहाँ पे उसको निकलने की जगह मिली। तो हम यहाँ से उसको ले रहे हैं, इस जगह में उसको फंसा लिया। दिस एरिया यू कैन सी, एक बार यहाँ से ट्रैप किया और इस जगह में उसको एनक्लोज कर लिया और एनक्लोज करने के बाद इस जगह पे उसको निकलने का मौका दिया हमने। इसको थोड़ा सा और स्लो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यू सी दिस एरो, दिस इज कमिंग, कौन सी जगह पे फंस रहा है ये देखो, दिस, ये हो गया। यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद, यहाँ पे ट्रैप हो गया। ट्रैप होने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। एज आई सेड, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये। यहाँ पे कहीं भी एयर को इधर उधर जाने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि एक बार ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के बाद उसको जगह कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर एग्जिट में निकलने की। सो नाउ दिस एरो गोज टू हाई प्रेशर एग्जिट। क्लियर? सो दिस इज हाउ योर रूट्स लोब पंप और पंप और कंप्रेसर। यहाँ पे पंप लिखा हुआ है, पंप और कंप्रेसर वन एंड कंपैरेटिवली द सेम थिंग जब एयर की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम
दिस इज अनदर रोटरी कंप्रेसर जो हमने अभी देखा था, ये था आपका रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर। अब इन रूट्स को हम रिप्लेस करेंगे वेन्स से। वेन्स क्या है, मतलब एक तरह से एक सिंपल प्लेट समझ लो, या फिर जो आपके टर्बाइन के वेन्स होते हैं ना, इसके ऊपर आप पानी को इंजेक्ट करते हो तो वो रोटेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो एज यू कैन सी, ये जो वेन्स है यहाँ पे सेंटर पे कैसे अटैच्ड हैं, देखो ये जो कर्सर दिख रहा है आपको, ये देखो, दिस इज स्प्रिंग और ये वेन का पोर्शन है, और इसके बीच में एक स्लाइडिंग के लिए जगह दे रखी है, स्लॉट दे रखा है बेसिकली, जिसमें ये जो वेन है वो इसके अंदर स्लाइड करके अंदर भी आ सकती है, वापस स्प्रिंग के फोर्स से वो बाहर भी जा सकती है। इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये जो मोशन है ना इसका वेन का, वो रेडियल मोशन है, वो इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर वहाँ से इसको इस तरह से फोर्स मिल रहा है ना, अगर ये एरो देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स मिला इसको तो ये अंदर जा सकती है, और अगर यहाँ पे जगह मिल रही है तो स्प्रिंग की वजह से ये बाहर निकलेगा। सो दिस वेन कैन मूव रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड, बाहर भी जा सकता है अंदर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी ध्यान से देखो क्या होता है। दिस इज हाउसिंग, ये एनक्लोज्ड है, ये कम्प्लीटली सर्कुलर शेप में है, ये किसी भी तरह से ओवल या ओ शेप में नहीं है। और यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है दिस इज ऑफसेट, ये बिल्कुल अलग है, इसका सेंटर हाउसिंग का और इसका सेंटर सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सेम रखेंगे तो फिर एयर कंप्रेस ही नहीं होगी। किस तरह से काम कर रहा है वो समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सेंटर इन दोनों का सेम क्यों नहीं रखा गया है। सी यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ था अभी, दीज आर वेन्स, ये जो येलो बाउंड्री दिख रही है दीज आर दी वेन्स, बाकी क्या है स्प्रिंग्स है। इस पोजीशन में कंप्रेस्ड है, ये एक्सपांडेड है। अभी ध्यान से मोशन देखना, इसका जो सेंटर है वहाँ से सर्कल बनाया जाए तो दिस इज द सर्कल, बट हाउसिंग का सर्कल का सेंटर अलग है। सो नाउ व्हेन इट इज रोटेटिंग क्या हो रहा है, ये सेंटर यहाँ से ज़्यादा दूर है, यहाँ से कम दूर है, लेफ्ट साइड शिफ्टेड है इन शॉर्ट, लेफ्ट और नीचे की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कम है रेडियस, इसके यहाँ से डिस्टेंस, रेडियस नहीं डिस्टेंस, और राइट साइड में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो राइट साइड में ये एक्सपैंडेड पोजीशन में रहेगी स्प्रिंग्स, और जैसे ये रोटेट होके इस तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि जगह कम है तो वो कंप्रेस हो जाएगा और स्प्रिंग्स भी कंप्रेस हो जाएंगी और ये जगह जो है वो कम हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखो, अब ये कंप्रेस हो रही है धीरे धीरे और ये फुल्ली कंप्रेस होगी धीरे धीरे, और दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन। तो अब देखो फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में है, यहाँ से इनलेट लिया है हमने, ये कंप्लीट कंटिन्यूसली रोटेट करता है, रुकता नहीं है। वो सिर्फ समझाने के लिए आपको रुका के दिखा रहे हैं कि एयर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रैप हो गई। ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है वो कितना है, अभी ज़्यादा है, तो एयर नॉर्मल प्रेशर पे है। नाउ सी इट स्टार्टेड रोटेटिंग, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वैसे वैसे ये वेन्स क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ फोर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ज़्यादा जगह से लिया और धीरे धीरे उसको कम जगह में हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे एयर के पास कोई भी स्कोप नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है हाउसिंग के, सो देयर इज नो स्पेस। अगेन दिस इज अगेन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। सी कंप्रेस हो गई फुल्ली, यहाँ पे इतनी सारी जगह थी और यहाँ पे थोड़ी सी जगह, तो कंप्रेस हो गई ऑब्वियसली, एंड देन रिलीज, क्योंकि ऑब्वियसली हायर प्रेशर हो गया है और आउटलेट पे अब चले गए, यहाँ पे खुली जगह मिल गई तो वो यहाँ पे एग्जिट हो गया। सो दिस इज हाउ अ वेन कंप्रेसर वर्क्स। क्लियर? नाउ लेट अस शिफ्ट टू दी स्क्रू कंप्रेसर। जो भी हम देख रहे हैं सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट थे अभी तक, लोब भी, वेन कंप्रेसर भी। नाउ स्क्रू कंप्रेसर, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसको समझने थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपको स्क्रू का प्रिंसिपल पता नहीं है तो। आपने कभी ट्राई किया नट बोल्ट आपके घर में हो फॉर एग्जांपल, तो जैसे ये जो स्लॉट होते हैं ना, ये थ्रेड्स समझ लो या कुछ थ्रेड्स के जो स्लॉट होते हैं, तो उसके अंदर जैसे आप, हाँ नट बोल्ट में आप समझ लो, नट को सिर्फ आप रोटेट करते हो तो वो क्या करती है, एक्चुअली मूव करती है या नहीं करती है। जैसे आपको नट, आपने बोल्ट में नट को चढ़ा दिया और सिर्फ आप रोटेट कर रहे हो, नट को आप एक्चुअली फोर्स नहीं करते हो, सिर्फ रोटेट करते हो, बट फिर भी वो नट नेचुरली थ्रेड की वजह से ऊपर की तरफ धीरे 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 स्लाइड होके टाइट हो जाती है। एग्जैक्टली सो उसी तरह से अगर वो जो थ्रेड का वी शेप है बोल्ट का, उसके थ्रेड के वी शेप के अंदर अगर हम
किसी भी तरह का फ्लूइड ट्रैप कर ले, फॉर एग्जांपल एयर को उस थ्रेड के शेप के अंदर ट्रैप कर ले और फिर उस बोल्ट को हम सिर्फ रोटेट करेंगे, तो वो एयर भी जिस तरह से नट ट्रैवल कर रही है उसी तरह से आपकी एयर भी उन थ्रेड प्रोफाइल के अंदर एक्चुअली ट्रैवल करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस ट्रैप में हवा फंस जाती है। ये जो गैप दिख रही है ना दो थ्रेड्स के बीच में, उसके अंदर हवा एक बार ट्रैप हो गई, फिर ये रोटेट करेगा तो वो नेचुरली मूव करेगी। कहाँ पे? एक्चुअली। एक्चुअली मतलब जो भी आपकी थ्रेड की एक्सिस है उसके पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, अगर आप उस तरह से समझ रहे हो तो। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मूवमेंट। तो एक्चुअली वो मूव करेगी उसके रोटेशन के साथ में। सो नाउ सी, यहाँ पे दो स्क्रूज लगे हुए हैं, दोनों बीच में मैच हैं, दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल के साथ बीच में मैच की हुई गियर की तरह। और ये जो है बाहर की तरफ, दिस इज हाउसिंग। ये आपको खोल के दिखाया हुआ है, हाफ सेक्शन व्यू जो आप बीईडी में या एमडी में कहीं पे पढ़े हुए हैं। सो दिस इज ओपन, पूरा बंद रहता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए खोला हुआ है। इस तरह से खुला होगा तो ऑब्वियसली हवा यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। सो ये पूरा एनक्लोज रहता है। एक शाफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक होल है जिसके अंदर आपका स्क्रू नहीं, बोल्ट फिट किया हुआ है, और फिर उस बोल्ट को हम रोटेट करें, इस तरह से समझिए। और ये जो दो बोल्ट हैं, दोनों के थ्रेड की प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, तो दोनों बीच में मैच हो रखे हैं, आसपास हाउसिंग है। अभी ध्यान से देखिएगा मोशन किस तरह से हो रहा है। दिस इज इनलेट, यहाँ से हवा अंदर आ रही है, और देखो यहाँ पे ब्लू मतलब लो प्रेशर, रेड मतलब हाई प्रेशर। सो ब्लू एंटर हुई। अब ध्यान से देखिएगा, एक चैम्बर बन जाती है, जैसे अपने वेन और लोब में चैम्बर बन जाती है, और फिर उस चैम्बर के अंदर आपका प्रेशर धीरे धीरे नेचुरली बढ़ने लग जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये एक चैम्बर बन गई। देखो थ्रेड प्रोफाइल्स के बीच में हवा ट्रैप हो गई, किस कलर में है, ब्लू कलर में है। दिस इज़ लो प्रेशर। आगे धीरे धीरे रेडियली मूव की और यहाँ पे एग्जिट मिला उसको, तो यहाँ पे उसका प्रेशर नेचुरली बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे सारी हवा आप फोर्स कर रहे हो। जस्ट लाइक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर समझ लो, लोब समझ लो, कोई भी समझ लो, आप एक चैम्बर बना देते हो थ्रेड प्रोफाइल के बीच में और उसको फोर्स करते हो एक जगह पे जाने के लिए। सो अगेन दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जहाँ पे एयर के पास कोई स्कोप नहीं है थ्रेड प्रोफाइल से इधर उधर निकलने। क्लियर? सो दिस इज हाउ अ स्क्रू कंप्रेसर वर्क्स। इनलेट थ्रेड प्रोफाइल के बीच में ट्रैवल एक्चुअली, एंड देन इधर आउटलेट। क्लियर? नाउ वी विल सी डायनामिक पंप। अब डायनामिक में क्या होगा, एयर के पास बिल्कुल एनक्लोज्ड स्पेस नहीं है। इन शॉर्ट मतलब बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री कॉन्टैक्ट नहीं है एयर के पास फ्लो रोकने के लिए या उसको कंप्रेस करने के लिए। आप उसको एक तरह से फैन की तरह फोर्स कर रहे हो कि नहीं आप इधर जाओ और कंप्रेस हो। सो दैट इज़ वाई दिस इज डायनामिक एंड दिस इज़ नॉट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने पढ़ा है आपके FMHM सब्जेक्ट में, उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। बेसिकली पूरी डिज़ाइन और सब कुछ सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये जो बीच में रहेगा आपका इम्पेलर रहेगा ऑरेंज कलर में, दिस इज डिफ्यूज़र ग्रीन कलर में, नो सॉरी ग्रीन कलर में इम्पेलर केसिंग, एंड दिस डिफ्यूज़र इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट अराउंड द इम्पेलर, जिससे हवा निकलती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़र एरिया। ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका एरिया, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखे होंगे। नाउ लेट अस सी इट्स वर्किंग। इनलेट, यहाँ से एयर आई, नाउ स्टार्टेड रोटेटिंग। रोटेट होने के बाद क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपने देखा ही होगा, दिस इज द एग्जिट पॉइंट फॉर एग्जांपल, एंड देन केसिंग के अंदर ट्रैवल करती है एयर। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोज, ये रेडियली बाहर निकलेगी, और फिर इस वॉल्यूट केसिंग कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो एरिया है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। यहाँ पे इतना अच्छे से दिखाया नहीं है, जब आपने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देखा होगा उसमें देखा होगा, यहाँ पे एरिया कम होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज अ बेटर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूट केसिंग। यहाँ पे देखो कितनी कम गैप है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली गैप बढ़ रही है। क्यों? एज एरिया इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो यहाँ से ग्रेजुअली फ्लो करेगा आपका और फिर इसमें जाएगा, तो ग्रेजुअली एरिया बढ़ेगा और आपका प्रेशर भी बढ़ेगा और एयर आउटलेट निकल जाएगा।
सो यहाँ पे चांसेस क्या है, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको कह रहा था ना कि बिल्कुल एनक्लोज्ड स्पेस नहीं है आपको, इसलिए इसको डायनामिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एयर निकली, आपने यहाँ से फोर्स कर दिया, यहाँ पे आके हाई प्रेशर हो गया, बट स्टिल एयर के पास स्कोप है कि वो इधर उधर जा सकती है। सी फॉर एग्जांपल इस गैप में जा सकती है या कहीं पे भी इधर उधर हो सकती है। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक कंप्रेसर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और वेन और लो कंप्रेसर, जहाँ पे आप उसको बिल्कुल क्लोजली पकड़ लेते हो कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक। दिस इज़ लाइक फैन ओनली, ये आपको फोर्स कर रहा है, आपको इधर जाना है, धीरे धीरे सारी एयर कलेक्ट होकर उसका प्रेशर बढ़ा के आगे जाएगी। सो दिस इज़ हाउ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्क्स। डायनामिक में आपका एक और बचा है, दैट इज़ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज़ नथिंग बट अ सीलिंग फैन। सिंपल, बिल्कुल सीधी भाषा में कहूँ, जो हमारे घर में पंखे यूज़ होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सियल कंप्रेसर। बट ये फ़ैन है क्योंकि ये खुला है, इसके आसपास हमने कुछ केसिंग नहीं रखा है जिससे हम हवा को कलेक्ट कर सकें और उसको हवा को प्रेशर को बढ़ा सकें। उसको एक्सियल फ्लो क्यों कह रहे हैं? आपने देखा पंखे की एक्सिस कौन सी है? दीवार से जो पाइप होता है जहाँ पे पंखा लटका हुआ रहता है, दैट इज़ नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी एक्सिस के सेंटर पे पूरा पंखा रोटेट करता है। सो नाउ एज यू कैन सी कि वो हमारी एक्सिस हो गई जो पंखे का डंडा है, और वहाँ से फ्लो ऊपर से आता है, एयर का ऊपर सक होती है एयर, और नीचे की तरफ उसको पंखा फोर्स करता है हवा को जाने के लिए कि आप नीचे जाओ, तो हवा को फोर्स मिल रहा है नीचे जाने के लिए। अगेन एज आई सेड, दिस इज डायनामिक, आप सिर्फ हवा को फोर्स कर रहे हो, ट्रैप नहीं कर रहे हो किसी एनक्लोज्ड स्पेस में। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड डायनामिक पंप्स। सो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे केस में जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे सिर्फ एक फ़ैन था। अगर मैं ये करूँ कि एक के पीछे एक बहुत सारे फैंस लगा दूँ, और हर एक जो नेक्स्ट स्टेज वाला फ़ैन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो उससे, तो क्या होगा? आप देखिए, अभी ये एनिमेशन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सी कितनी हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं और किस तरह से रोटेट कर रहे हैं। दीज आर ऑल एक्सियल फैंस, नथिंग बट एक्सियल फैंस। ये 1 2 3 4 5 6 6 स्टेज यू कैन सी। सो होता ये है, यहाँ से फॉर एग्जांपल आई 1 बार पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, राइट, और फर्स्ट स्टेज से निकल के होगी फॉर एग्जांपल 1.2 बार, दैट इज़ इनफ, ठीक है। ये जो सेकंड स्टेज का फ़ैन होगा उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया होगा कि वो उसी स्पीड पे रोटेट करेगा, क्योंकि सब हैं किस पर शाफ्ट पे, एक ही कॉमन शाफ्ट पे हैं, बट उसके वेन्स की डिज़ाइन इस तरह से होगी कि वो 1.2 बार पे ही सक्शन करेगा उसको, और फॉर एग्जांपल 1.5 बार पे यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। क्लियर? सो थर्ड स्टेज के कंप्रेसर की डिज़ाइन इस तरह से होगी कि उसका सक्शन प्रेशर ही होगा 1.5 बार, और उसका एग्जॉस्ट प्रेशर क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2 बार। तो 3 स्टेज में हम पहुँच गए, 1 to 1.2, 1.2 to 1.5 एंड 1.5 से 2 बार। सो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेज में 3 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको फाइनल स्टेज में फॉर एग्जांपल 100 बार चाहिए, देन दिस माइट बी 1 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 60, जस्ट लाइक दैट, वट एवर द स्टेज में भी। सो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। सो फैंस को आपने सीधा एक ही एक्सिस पे लगा दिया है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सारे फैंस की टेंडेंसी क्या है, यहाँ से एयर सक करना और इस तरफ उसको फोर्स करना। सो इसने यहाँ पर फोर्स किया, यहाँ से सक करके सेकंड ने यहाँ पे, थर्ड ने यहाँ पे, और इसी तरह से उसको बस आगे फोर्स करते जाएंगे। तो नेचुरली ब्लू मीन्स लो, दिस रेड रीजन मीन्स हाई प्रेशर, ब्लू मीन्स लो प्रेशर। सो नाउ यू कैन सी, अब ध्यान से देखो इस एनिमेशन को, क्या हो रहा है, यहाँ से एयर आई और कंटिन्यूसली फ्लो करके सीधा हाई प्रेशर और एग्जिट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर वर्क्स। आप सिर्फ 2 स्टेज भी रख सकते हो, 10 स्टेजेस भी रख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो अपने एरोप्लेन्स में यूज़ होते हैं ना, दीज आर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। तो भी किसी फ्लाइट में बैठो तो राइट साइड देखना, जो राइट साइड विंग के नीचे बड़ा सा रहता है जो जिसके अंदर फ़ैन घूम रहे होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट दिस एक्सियल कंप्रेसर। वो हवा को सक करता है, कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके गैस टरबाइन में भेजता है, जहाँ पे उसका कंबशन होके फ्यूल के साथ मिक्स होकर कंबशन होके आपको थ्रस्ट मिलता है, पावर मिलता है एरोप्लेन को फ्लाई करने का। सो दिस एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस।
So this is how an axial flow compressor works. So ये हो गया हमारे सारे different types of compressors. Next is condenser. जो आपका कंप्रेशन के बाद आता है दैट इज कंडेंसर. कंडेंसर के केस में इतने ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ कंपेरेटिवली वेरी सिंपल इक्विपमेंट. जो आपने ग्रिल पीछे देखी है रेफ्रिजरेटर के पीछे, दैट इज़ नथिंग बट अ कंप्रेसर जहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं अलग अलग शेप्स में, उसको डायरेक्शन दी हुई है. जितना लंबा डायरेक्शन देंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको कूलिंग करने के लिए. सो दिस इज़ बेसिक थियरी, यू कैन जस्ट रीड इट आउट. क्लासिफिकेशन हम सिर्फ देख लेते हैं. एयर कूल्ड कंडेंसर, इट कैन बी ईदर एयर कूल्ड जो अपने रेफ्रिजरेटर में जनरली यूज़ होते हैं. वाटर कूल्ड कंडेंसर, अगर वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको वाटर कूलिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है कंडेंसर में, सो दैट आप जल्दी से और ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर सको, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज इवापोरेटिव कंडेंसर. ये थोड़ा आपके लिए समझने जैसी चीज़ है. व्हाट इज़ इवापोरेटिव कंडेंसर? एक इवापोरेटिव कूलिंग टर्म आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड इवापोरेटिव कूलिंग. वो होता क्या है? जैसे आपने पेट्रोल देखा है, पेट्रोल को कभी थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगाओगे आप, तो वो पेट्रोल क्या होता है, आपको फील क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही आपने पेट्रोल हल्का सा आपके हाथ के ऊपर लगाया क्रीम के जैसे, तो आपको वहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा फील होगा. मोस्टली किसी न किसी ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा. तो ये जो आपको ठंडा फील होता है वो क्यों होता है? ये जो पेट्रोल आपने आपके हाथ के ऊपर लगाया है दैट इज़ इवापोरेटिंग. वो इवापोरेट होता है, ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना पेट्रोल उड़ गया. उड़ गया मतलब इवापोरेट हो गया. तो कोई भी चीज़ जब इवापोरेट होती है तो ऑब्वियसली वो क्या हो रही है? लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रही है. सो जो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. तो वो जो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है, उसको इवापोरेट होने के लिए जो हीट चाहिए वो पेट्रोल कहाँ से लेता है? अपने हाथ में से लेता है. अपनी जो ह्यूमन बॉडी की हीट है वहाँ से लेता है. इस वजह से हमें वहाँ पे ठंडा फील होता है, क्योंकि जो उस एरिया की जो हीट थी अपने हाथ की, वो किस में चली गई? उस पेट्रोल को इवापोरेट करने में, उसकी लिक्विड फॉर्म से उसको वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने में वो हीट यूज़ की किसने? पेट्रोल ने. इसलिए वहाँ पे हमें ठंडा फील होता है. सो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं आपके इवापोरेटिव कंडेंसर. जो अपनी कूलिंग टावर्स देखे हो कहीं पे, जहाँ पे पानी का स्प्रे होता है, तो वो पानी स्प्रे किया जाता है. गरम गरम पानी को अगर स्प्रे करते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है. उसी तरह से रेफ्रिजरेंट को भी कर सकते हैं, कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट को. या फिर एक पाइप है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे आप पानी का स्प्रे दे रहे हो, तो अगेन वाटर कूल्ड हो गया. वो पानी गर्म हो रहा है, फिर उसको ठंडा करने के लिए आप कंडेंसर यूज़ करते हो, दैट इज़ इवापोरेटिव कंडेंसर. तो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स. तो जब पानी का स्प्रे करते हो तो वो स्प्रे होता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, और जैसे अपना पेट्रोल इवापोरेट हुआ वैसे ही कुछ पानी भी इवापोरेट होगा. और वो पानी इवापोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन. वो किस में से लेगा? जितना पानी इवापोरेट हुआ उसने हीट ली, जितना पानी इवापोरेट नहीं हुआ उसके अंदर से. आर यू गेटिंग मी? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मैंने स्प्रे किया फॉर एग्जांपल 1 लीटर, उसमें से 100 ml इवापोरेट हो गया. बहुत हाइट से मैंने इवापोरेट किया था, ठंडा भी हो गया और इवापोरेट हो गया. सो वो जो इवापोरेशन वाटर का हुआ वो बाकी के पानी 900 ml में से उसने हीट ली. तो नेचुरली वो जो पानी स्प्रे किया है 900 ml जो बचा है वो अभी भी वाटर फॉर्म में है. वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो हीट दे रहा है बाकी के 100 ml को इवापोरेट होने के लिए. सो दिस इज हाउ इवापोरेटिव कूलिंग वर्क्स. सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की कूलिंग दे रहे हो. एयर कूल कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर. 3 टाइप के आप कूलिंग अरेंजमेंट्स दे सकते हो कंडेंसर के अंदर. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. अब बचे हैं हमारे इक्विपमेंट्स में क्या बचा है? एक एक्सपांशन डिवाइसेस बचे हैं एंड देन इवापोरेटर. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.